हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी का मोस्ट वेलकम है पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सेशन, सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। वैसे कांग्रेस के हर साल सेशन होते थे, लेकिन उनमें कुछ सेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन महत्वपूर्ण सेशन में से सूरत अधिवेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि सूरत अधिवेशन ही वह प्रथम अधिवेशन था जब सबसे पहले कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो हम आइए देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तविकता हम तब सब्सक्राइब जब भी करते हैं तब आपको अच्छा लगता है, कहने से कोई सब्सक्राइब करता नहीं है। नेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन। अब इस सूरत अधिवेशन को देखने से पहले हम बंगाल अधिवेशन को देखते हैं। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो बंगाल था, ये भारत का सबसे समृद्धशाली, सबसे पावरफुल और राजनीतिक दृष्टि से सबसे जागरूक राज्य था, जागरूक स्टेट था। इसी के अंदर सबसे पहली स्वदेशी की भावना और राजनीतिक जागृति की भावना जागी थी, और अंग्रेजों के खिलाफ प्रमुख रूप से ये लोग विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों को इन लोगों ने इलाका दर दिया था। अंग्रेज इसी एकता को देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने सोचा, अगर बंगाल के लोगों को इसी प्रकार एक होकर हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे तो हम लंबे समय पर यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार उन्होंने एक चालाकी खेलते हुए बंगाल का दो भागों में विभाजन किया, और विभाजन करने के पीछे इन्होंने कारण क्या कहा कि बंगाल का विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर प्रशासन सही ढंग से काम कर सके, जबकि वास्तविक कारण ऐसा नहीं था। वास्तविक कारण ये था हिंदू मुस्लिम जो एकता थी, उस एकता को खत्म करना। अब उनके इस काम को किया गया था 1905 में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अब ये करने के बाद में संपूर्ण बंगाल के साथ ही संपूर्ण देश में अंग्रेजों के इस काम का विरोध, जगह जगह पर विरोध किया गया। अब इसके खिलाफ जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार तक के प्रस्ताव पारित कर दिए। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव पास कर दिए कांग्रेस के द्वारा, और जगह जगह स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया। अब 1905 के अंदर की ये घटना है, इसी को हम आगे देखते हैं। 1905 के अंदर ही कांग्रेस के अंदर, उस समय शुरू के अंदर जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, प्रारंभिक अवस्था में कांग्रेस के ऊपर जो गुट था, नरमपंथियों का कब्जा था। और नरमपंथियों की जो शुरू के अंदर जो विचारधारा थी, वो आइडियोलॉजी थी, वो थी जो अंग्रेजों के प्रति एक प्रकार वो नरम रुख अपनाते थे, और उन्हें कोई जब काम होता तो प्रार्थना पत्र लिखते या अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते थे। एक प्रकार से वो सहयोग की नीति अपनाते थे अंग्रेजों के प्रति। लेकिन धीरे धीरे जब लंबे समय तक इस प्रकार काम चलता रहा तो कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग का भी उत्पन्न हुआ, जिसे हम गर्मपंथी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आप लंबे समय तक अंग्रेजों से रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे हैं, तो हमें अपनी पॉलिसी, अपनी नीतियों के अंदर बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन इस चीज़ को लेकर जो नरमपंथी थे वो तैयार नहीं थे। इस प्रकार कांग्रेस में दो गुट बन गए थे, एक नरमपंथी और दूसरा गर्मपंथी। तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, जो कि बनारस के अंदर हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले। इसी अधिवेशन के अंदर इन दोनों ही गुटों में, नरमपंथी और गर्मपंथी के अंदर खींचातान नजर आई थी, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा पर आना चाहते थे। नरमपंथी उसका मोस्ट वेलकम करना चाहते थे, जबकि गर्मपंथियों ने इस काम का विरोध किया। ये 1905 का अधिवेशन है। अब 1905 से लेकर 1907 का जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर कांग्रेस के दोनों गुटों के अंदर, अर्थात नरमपंथी और गर्मपंथी के अंदर, कांग्रेस के ऊपर कब्जा करने के लिए 2 साल कॉम्पिटिशन चलता रहा। उसी दौरान क्या हुआ, 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन आ गया। अब इस अधिवेशन में नरमपंथी भी ये चाहते थे कि हमारी तरफ का कोई गुट का व्यक्ति इसका अध्यक्ष बने, और गर्मपंथी भी ये चाहते थे। अब नरमपंथियों ने क्या किया, एक ट्रिक की। उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने दादा भाई नौरोजी को लंदन से बुलाया, और 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बना दिया। अब जब दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बना दिया तो गर्मपंथी उनका विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी के सभी व्यक्ति दादा भाई नौरोजी का रेस्पेक्ट करते थे। दादा भाई नौरोजी बहुत ही, मैं कहूँ, इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और ये कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता भी कर चुके थे। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी ने लिख चुकी थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, और सबसे पहले भारत का आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। बहुत सारी इनके अंदर क्वालिटी थी। इससे थोड़ा सा रिलेटेड कुछ मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो उसके बाद गर्मपंथियों ने इनका विरोध नहीं किया, लेकिन इसके अंदर ये जो अधिवेशन हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, 4 मुख्य जो प्रस्ताव हैं वो इसके अंदर रखे गए। पहला प्रस्ताव स्वदेशी।
स्वदेशी का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर जो वस्तुएं बनी हैं, अपने देश की वस्तुएं बनी, उनका प्रयोग करना, ये पहली मांग रखी गई। दूसरा बहिष्कार, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जो भी वस्तुएं हैं या अंग्रेजों की जो भी सामान है, वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि गर्मपंथियों ने ये भी कहा कि उनके जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, या जो भी उनके न्यायालय हैं या उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है, उनका भी बहिष्कार, पूर्णतया बहिष्कार गर्मपंथियों ने कहा। तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इन्होंने कहा कि हमें बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर जो गौरवशाली भारत का अतीत है उसकी शिक्षा हमारे बच्चों को देनी चाहिए। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव भी रखा गया। और सबसे लास्ट में रखा गया स्वराज। चौथा प्रस्ताव क्या रखा गया? स्वराज। अब एक बात और कई बार अक्सर पूछा भी जाता है कि स्वराज जो है, इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 के इसी अधिवेशन में किया था। अक्सर पूछा जाता है कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया था? 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया था स्वराज का। लेकिन दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज कैसा होगा, कैसी उसकी रूपरेखा होगी, इसका एक्सप्लेनेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया था और न ही यहाँ पर पूर्ण स्वराज को बताया गया था। सिर्फ स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में। और इन गर्मपंथियों को खुश करने के लिए ये 4 प्रस्ताव यहाँ पर पास किए गए थे, आप याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर आया 1907 का सूरत अधिवेशन का। इसी सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का विभाजन नरम दल व गर्म दल में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता आप याद रखेंगे रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है जी। अब रास बिहारी बोस जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनके लिए सामने अध्यक्षता के लिए लाया गया लाला लाजपत राय को। चूंकि लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस गर्मपंथियों के द्वारा लाला लाजपत राय को लाया गया, लेकिन लाला लाजपत राय किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहते थे। लाला लाजपत राय चाहते थे हमारा एक ही उद्देश्य है कि देश को आज़ाद करवाना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रास बिहारी बोस अध्यक्ष बन जाएं। तो इन्होंने अपने नाम को विड्रा कर लिया था। उसके बाद इसका अध्यक्ष रास बिहारी बोस को बनाया गया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले ये अधिवेशन नागपुर में हुआ। लेकिन जब ये अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन में इन चारों ही बातों को रखने के लिए जैसे ही बाल गंगाधर तिलक ऊपर जाते हैं माइक के पास, तो वहाँ जो ये सेशन चल रहा होता है, ये जो सम्मेलन चल रहा होता है, अधिवेशन चल रहा होता है, वहाँ आपस में एक प्रकार से लड़ाई दंगा हो जाता है। बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है और इन गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। ये घटना यहाँ पर घटती है। सूरत से पहले ये अधिवेशन नागपुर में होना था, लेकिन बाद में इसको सूरत में किया गया। अक्सर ये भी पूछा जाता है ये कौन सा अधिवेशन था? ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। गर्मपंथी में कौन कौन आते हैं? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये आते हैं। इस अधिवेशन के बाद इन्होंने अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी बनाकर संबोधित किया। अर्थात ये जो निकाले गए थे बाहर, इन्होंने अपने आप को इस सेशन के बाद, इस अधिवेशन के बाद नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से अपने आप को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ नरमपंथी की हम बात करें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सारे के सारे नरमपंथी में आते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, ये सारे के सारे नरमपंथी में आते हैं। इसके बाद भी इन्होंने अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस ही कहा। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद 1907 से 1915 तक का जो पीरियड रहा, ये कांग्रेस की स्थिति इस पीरियड के अंदर बहुत दयनीय रही। क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये जो लीडर थे नरमपंथी, ये नरमपंथी जो लीडर थे, इनके अंदर ठीक है उस प्रकार का सांस नहीं था जैसा सांस गर्मपंथियों में था, पर गर्मपंथी इससे बाहर हो चुके थे। इस प्रकार 1907 से 1915 तक का समय कांग्रेस ने अपना टाइम पास किया। कोई विशेष काम इस दौरान कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया। आगे देखते हैं, फिर ये लगातार चलता रहा। 1916 आया। 1916 में क्या हुआ? तिलक व एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड देश से संबंधित रखती थी, भारत में इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया था। इनके द्वारा काफ़ी पत्र पत्रिका भी निकाली गई थी और भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। तो क्या होता, इनके दोनों के प्रयास से यहाँ पर कांग्रेस के दोनों गुट, नरमपंथी और गर्मपंथी, दोनों के बीच में समझौता होता है और दोनों फिर दोबारा एक हो जाते हैं। लेकिन इस समय एक घटना और घटती है। एक घटना उसमें क्या घटती है कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें मुख्य रूप से भारत विभाजन का उत्तरदायी माना जाता है, और सही अर्थों में भारत विभाजन का वो उत्तरदायी वो स्वयं जिन्ना थे भी, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा थी। उस महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने भारत का विभाजन करवाया मुख्य रूप से। तो क्या हुआ, यहाँ पर जिन्ना की भूमिका होती है। जिन्ना जो कि
मुस्लिम लीग से संबंधित थे, वो भी इस 1916 के लखनऊ के जब जिसके अंदर कांग्रेस के दोनों गुट मिल रहे थे, उसी समय जो जिन्ना थे, जिन्ना भी आकर कांग्रेस से समझौता कर लेते हैं, अर्थात मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से आकर मिल जाती है। अब मिलने का मुख्य कारण क्या होता है? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है। उस प्रथम विश्व युद्ध में सारे विश्व के देश मुख्य दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक तरफ होता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, और दूसरी तरफ होते हैं अमेरिका, ब्रिटेन आदि। इनके अंदर जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी था, तुर्की भी इनकी तरफ था, और जितने भी जो मुस्लिम थे तुर्की के खलीफा को अपना सर्वोच्च मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे, उनका बहुत अधिक रेस्पेक्ट करते थे पूरे विश्व के जो मुस्लिम थे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जो थे ये यहाँ तुर्की के खिलाफ थे, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को उसके पद से अपदस्थ कर दिया जाता है। इस घटना से भारत के जो मुसलमान थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इस कारण जिन्ना यहाँ लौटकर आया था भारतीयों के पास, कांग्रेस के पास। अब इसमें क्या हुआ, जिन्ना भी कांग्रेस के साथ मिल जाता है और एक समझौता कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती कांग्रेस ने यहाँ की, जिसे मैं हिमालयन भूल कहूँगा, वो ये थी कि कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग की नीतियों में आकर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सही मायनों में 1909 का जो मार्लिमेंटो अधिनियम आया था उसमें इस बात को रखा गया था, लेकिन तब कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन 1916 में उसने इसको स्वीकार कर लिया। इसको स्वीकार करने का अर्थ था कि इस अधिनियम में ये रखा गया था कि भारत का जितना भी जो क्षेत्र है, मान लो ये क्षेत्र है, ये इस सारा हिंदू हैं, ये वाले मुस्लिम हैं, तो इस क्षेत्र को इस प्रकार बांट दिया जाएगा कि ये जो सारा का सारा क्षेत्र है ये मुस्लिम क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, मुस्लिम कैंडिडेट ही यहाँ से इलेक्शन जीतेगा। यानी सांप्रदायिक आधार पर इस प्रकार इन क्षेत्रों को बांट दिया जाएगा। और कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि यहीं पर पहली बार कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार करके सही मायनों में सांप्रदाय के प्रथम बीज यहाँ पर बोए थे। और ये बीज धीरे धीरे आगे चलकर धीरे धीरे मुस्लिम अपनी डिमांड को बढ़ाते गए, और ये डिमांड बढ़ती गई, और अंत में जाकर द्विराष्ट्र सिद्धांत आ गया, अर्थात दो राष्ट्रों का सिद्धांत। अगर यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा इसको समर्थन नहीं दिया जाता तो हो सकता है मुस्लिम और ये जो मुस्लिम लीग की मजबूरी थी, मुस्लिम लीग को उस समय भारतीयों के पास आना ही था, उनकी मजबूरी थी। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उनके जाल में फंस गई और उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बनी। तो ये सब हो गया। तो आई होप इन चीज़ों को लेकर आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इनमें कुछ बताने के लिए अब है नहीं। आपको अगर अच्छा लगा हमारा एफर्ट्स तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।